वेलकम टू AK एकेडमी क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पॉलिटी से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के किसी भी पोस्ट के लिए हो सकते हैं, तो उसको आज हम देखने वाले हैं। और फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिस वजह से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे पूछा गया है भारत के प्रथम एवं अंतिम गवर्नर जनरल। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नर जनरल के बाद पूरा होता प्रश्न स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी को जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल जब भी आपसे पूछे तो आप कहेंगे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछ दे कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, तो आप कहेंगे माउंटबेटन। आपको ध्यान में रखना है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। तो देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल क्या है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी सवाल है। ये बहुत बार मैंने बताया भी है, लेकिन फिर से एक बार रिवीजन मैं करवा देता हूँ। वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? 2 लाख, 3.5 लाख, 4 लाख या फिर 6 लाख? फ्रेंड्स, जल्दी से इसका आंसर करेंगे। आपके पास 10 सेकंड का समय है। इसका राइट आंसर क्या होगा? वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन कितना है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, केवल 10 सेकंड है आपके पास। और फ्रेंड्स, आज जो वीडियो आने में थोड़ा लेट हो गया है, तो आप लोग जो भी क्लास में रेगुलर आ रहे होंगे ऑफलाइन, उन लोग को पता होगा कि क्या मैटर है, जिस वजह से कुछ प्रॉब्लम आई है, तो उसी वजह से आज लेट हो गया वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्तमान समय में राष्ट्रपति का वेतन आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति का वेतन वर्तमान समय में 5 लाख है, इसको ध्यान में रखेंगे। और उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख है, और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख यानी 3.5 लाख रुपया। राज्यपाल का वेतन 4 लाख रुपया, उपराष्ट्रपति का वेतन और राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपया है। इसको ध्यान में रखेंगे, ये न्यू डेटा है। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भारत कितने वर्गों में विभाजित था? ऑप्शन नंबर ए 2 वर्गों में, या फिर ऑप्शन नंबर बी 4 वर्गों में, या फिर ऑप्शन नंबर सी 6 वर्गों में, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारत कितने वर्गों में विभाजित था? जल्दी से फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से बताएंगे आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से करेंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? और सभी लोग अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे, और जल्दी जल्दी लाइव कंडीशन की जो कंडीशन है उसको फुलफ़िल करेंगे, ताकि हम लोग लाइव क्लास में आ सके। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम आउट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व जो हमारा भारत था वो 2 वर्गों में विभाजित था। वो था ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे 2 वर्गों में आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर 2 होगा, और ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासत। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है भारतीय विधान को कब स्वीकार किया गया? फ्रेंड्स, यहाँ पे विधान का मतलब संविधान है। आपको बताना है भारतीय संविधान को कब स्वीकार किया गया। ऑप्शन नंबर ए 26 नवंबर 1949, या फिर ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1950, या फिर ऑप्शन नंबर सी 24 नवंबर 1950, या फिर ऑप्शन नंबर डी 28 दिसंबर 1950। फ्रेंड्स, आपके पास 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर बताएंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। भारतीय संविधान को, यहाँ विधान का मतलब संविधान से है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आपके पास केवल अब 2 सेकंड ही बचे हैं। और टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। भारतीय संविधान जो अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन और 1949 को कुछ संविधान के कुछ ही अनुच्छेद हैं जो लागू हुए थे, जबकि पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया हमारे देश में। आपको ध्यान में रखना है, लेकिन अपनाया कब गया यहाँ पे पूछा गया है, तो 26 नवंबर 1949 को हमारे भारतीय संविधान को अपनाया गया। इसको ध्यान में रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं कौन? फ्रेंड्स, आपको बतलाना है कि भारत एक गणराज्य देश है क्योंकि इसके राष्ट्राध्यक्ष होते हैं कौन? इसके राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? भारत तो गणराज्य देश है, लेकिन इसके राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं ये बतलाना है आपको। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा।
जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। भारत एक गणराज्य है क्योंकि इसके राष्ट्राध्यक्ष कौन होते हैं? तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति इसके राष्ट्र अध्यक्ष के रूप में जाने जाते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले वाली वीडियो में पिछली वीडियो में मैंने आपको बतलाया है कि राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक कहलाता है और राष्ट्रपति की पत्नी देश की प्रथम महिला कहलाने का सौभाग्य प्राप्त करती है। यानी कि राष्ट्रपति जो कहलाता है वो भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है और प्रथम महिला भारत की पत्नी, राष्ट्रपति की पत्नी ये कहलाती है प्रथम महिला। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति की पत्नी कहलाती है और प्रथम नागरिक ये राष्ट्रपति कहलाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? ऑप्शन नंबर ए लाल बहादुर शास्त्री, या फिर ऑप्शन बी N.A. पालकीवाला, या फिर ऑप्शन सी N.E. बेसेंट, या फिर ऑप्शन नंबर डी रविन्द्रनाथ टैगोर। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड हैं आपके पास। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र नाम दिया। इसको ध्यान में रखेंगे फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आपके एग्जाम में ये पूछते। इस वजह से ये आपको ध्यान में रखना है कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति को, या फिर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, या फिर ऑप्शन सी लोकसभा को, या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना को। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से फ्रेंड्स सोचिए किसका राइट आंसर क्या होगा। किसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? और फ्रेंड्स, ये जो संविधान की आत्मा की बात चल रही है, इसे और भी बहुत सारे नाम हैं। चलिए फ्रेंड्स, पहले इसका आंसर कीजिए। तो फ्रेंड्स, टाइम आउट फ्रेंड्स। यहाँ पे आंसर हमारा होगा ऑप्शन नंबर डी प्रस्तावना। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा जाता है और इसे ही, यानी कि प्रस्तावना को ही संविधान का दर्पण भी कहा जाता है और इसी को, प्रस्तावना को ही संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। इसको ध्यान में रखना है। और इसे प्रस्तावना को ये N.A. पालकीवाला ने परिचय पत्र भी नाम दिया था। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। इसको भी ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया? ऑप्शन नंबर ए अमेरिका, या फिर ऑप्शन बी कनाडा, या फिर ऑप्शन सी रूस, या फिर ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सोचिए फ्रेंड्स। संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? जल्दी से फ्रेंड्स आंसर करेंगे इसका कि संघात्मक शासन व्यवस्था किस देश से लिया गया है। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि कनाडा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। कनाडा से लिया गया है संघात्मक शासन व्यवस्था, इसको ध्यान में रखेंगे। और कनाडा से ही अवशिष्ट शक्तियों, संसद की जो अवशिष्ट शक्तियों की जो बात होती है, वो भी कनाडा के ही संविधान से लिया गया है। इसको ध्यान में रखेंगे। और चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन नंबर ए भारत, या फिर ऑप्शन बी अमेरिका, या फिर ऑप्शन सी चीन, या फिर ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। फ्रेंड्स, केवल 10 सेकेंड आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से किस देश का संविधान अलिखित है? केवल 10 सेकेंड है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर बताएंगे कि किस देश का संविधान अलिखित है। भारत, अमेरिका, चीन, या फिर ब्रिटेन। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। आपका 10 सेकेंड समाप्त हो चुका है। यहाँ पे ऑप्शन होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो ब्रिटेन दिया गया है, यह हमारा राइट आंसर होगा। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, यानी कि हमारे देश में तो संविधान में, यानी कि नियम कानूनों को लिख करके एक पुस्तक में संग्रहित किया गया है, जिसे कि हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, भारतीय संविधान कहते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, ब्रिटेन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी ब्रिटेन का जो है कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उसका अपना कोई संविधान नहीं है, यानी कि अलिखित संविधान है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मैथिली भाषा को जोड़ा गया?
ऑप्शन नंबर ए 92वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन बी 71वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन सी 21वां संविधान संशोधन, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से मैथिली भाषा को जोड़ा गया? संविधान में केवल 10 सेकंड है फ्रेंड्स, जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा? और सभी लोग फ्रेंड्स जल्दी से जल्दी लाइव क्लास में आने की कोशिश करें, क्योंकि फ्रेंड्स अगर ऑफलाइन नहीं भी होता है तो हम लोग ऑनलाइन ज़रूर डेली क्लास करेंगे और उसका कोई शेड्यूल होगा, उसका कोई निश्चित टाइम होगा, इस तरह से नहीं होगा। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन नंबर ए 92वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान में रखना है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत ये मैथिली भाषा को जोड़ा गया, जो कि बिहार में बोली जाती है, बिहार में बोली जाती है मैथिली भाषा। फ्रेंड्स ये जो आपको ध्यान में रखना है कि 92वां संविधान संशोधन के तहत केवल मैथिली भाषा को ही नहीं जोड़ा गया। मैंने इससे पहले जो वीडियो आया है उसमें मैंने बोला है बोर्ड मास आपको ध्यान में रखना था। बोर्ड मास यानी कि BODMAS, आप पेन पेपर से पेन लेके पेपर पे लिख लीजिए BODMAS, बोर्ड मास। फ्रेंड्स बोर्ड मास का मतलब होता है बी से हो गया बोडो, बोडो भाषा। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछ दे कोई कि बोडो कहाँ की भाषा है तो आप कहेंगे ये असम की भाषा, असम में जो भाषा बोली जाती है वो बोडो बोली जाती है। और फ्रेंड्स बी तो हो गया, उसके बाद फिर आते हैं डी से डोंगरी। डोंगरी का फ्रेंड्स, डोंगरी जो भाषा है ये कहाँ बोली जाती है? शायद आपसे कहीं पूछ दे कि डोंगरी कहाँ बोले जाने वाली भाषा है तो आप कहेंगे जम्मू कश्मीर में। ध्यान में रखेंगे डोंगरी जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है। और फ्रेंड्स एम से मैथिली, मैथिली कहाँ बोली जाती है? तो ये मैथिली बिहार में बोली जाती है। मैंने अभी आपको बताया कि मैथिली बिहार में बोली जाती है। फ्रेंड्स मैथिली केवल मैथिली ही नहीं बोली जाती है बिहार में, और भी मगधी भी है और ये मगही भी है, बहुत सारी भोजपुरी भी है, तो बहुत सारी भाषाएं बिहार में बोली जाती हैं। लेकिन ये जो 92वां संविधान संशोधन के तहत जो हुआ था वो इसको मैथिली भाषा को जोड़ा गया था। बोडो को भी जोड़ा गया, डोंगरी को भी जोड़ा गया, संथाली को भी जोड़ा गया। तो ध्यान में रखना है इसको, एम से मैथिली और फिर एस से फिर लास्ट में आ जाइए तो ये संथाली हो जाता है। ध्यान में रखेंगे इस सारी बातों को। और संथाली झारखंड में बोली जाने वाली भाषा है। चल देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा नहीं राजभाषा का विवरण है? ऑप्शन नंबर ए अनुसूची 5, या फिर ऑप्शन नंबर बी अनुसूची 12, या फिर ऑप्शन नंबर सी अनुसूची 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी अनुसूची 2। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है, जल्दी से आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का विवरण है या फिर जिक्र है? एक ही बात है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। केवल 10 सेकेंड हैं फ्रेंड्स, जल्दी से बताएंगे तो टाइम आउट। फ्रेंड्स टाइम आउट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि संविधान की किस अनुसूची में राजभाषा का विवरण है? तो 8वीं अनुसूची। फ्रेंड्स हमारे संविधान के यानी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इस बात का जिक्र है कि भारत में कौन कौन सी भाषाएं बोली जाएंगी, यानी कि भाषाओं के बारे में विवरण 8वीं अनुसूची में है, जो कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची कहलाती है। फ्रेंड्स ये जो हमारा जब संविधान, जो मूल संविधान, आपसे पूछ सकता है कि मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? फ्रेंड्स ये सवाल ये बिहार पुलिस में भी पूछा जा चुका है और आर्मी में हो सकता है कहीं आपसे पूछ दे। तो आपको ध्यान में रखना है कि 8वीं अनुसूची में, यानी कि जो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है, ये इससे पहले जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को जोड़ा गया था? तो आप कहेंगे 14 भाषाओं को, जबकि वर्तमान समय में भाषाओं की संख्या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से 22 हो चुकी है। इस दोनों बातों को ध्यान में रखेंगे। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 10, या फिर ऑप्शन बी 12, या फिर ऑप्शन सी 8, या फिर ऑप्शन नंबर डी 25। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा? आपके पास केवल 10 सेकंड है इसका सही आंसर ढूंढने के लिए। मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी थी या फिर है? जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, केवल 10 सेकंड है आपके पास इसका राइट आंसर करने के लिए। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 8 अनुसूचियाँ थी। मूल संविधान में 8 अनुसूचियाँ थी, जबकि वर्तमान समय की बात की जाए तो वर्तमान समय में अनुसूचियों की संख्या संवैधानिक संशोधन के माध्यम से बढ़ करके 12 हो गई है। मूल संविधान में कितनी थी? तो 8 थी, और कितनी बढ़ी? 4 बढ़ गई, तो उनकी संख्या 12 हो गई। आपको ध्यान में रखना है मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी,
वर्तमान समय में 12 है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, हमारा अगला सवाल है। फ्रेंड्स ये जो संविधान में अनुसूचियां हैं, अनुच्छेद हैं, फ्रेंड्स हमारा जो संविधान है वो अनुसूचियां और अनुच्छेद और भाग में विभक्त है या बांटा गया है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये हमारे संविधान का अंग है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, यानी कि नेचर कैसा है, हमारा जो संविधान है वो कैसा है, आंशिक लचीला, आंशिक कठोर, या फिर ऑप्शन बी पूर्णतः लचीला, या फिर ऑप्शन सी पूर्णतः कठोर, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। केवल 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, यानी कि नेचर कैसा है, हमारा जो संविधान है उसकी प्रकृति कैसी है, ये आपको बतलाना है। तो फ्रेंड्स टाइम समाप्त। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि आंशिक लचीला और आंशिक कठोर, आपको ध्यान में रखना है कि हमारा भारतीय संविधान जो है वो आंशिक लचीला और आंशिक कठोर है। फ्रेंड्स इसको इस तरह से समझ सकते हैं, आंशिक लचीला और आंशिक कठोर का क्या मतलब होता है। हमारे संविधान में अगर कोई भी संशोधन करना पड़ता है तो वो कुछ ज़्यादा प्रावधान इसमें नहीं किए जाते हैं। और संसद में संशोधन में एक बात और आपको एक और क्वेश्चन मैं याद दिलवा दूं कि संविधान में संशोधन संसद के माध्यम से किया जाता है। अनुच्छेद 368 के माध्यम से संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर जो मैंने बतलाया ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर होगा, आंशिक लचीला और आंशिक कठोर। और फ्रेंड्स जो अमेरिका का संविधान है ये कठोर है, आपको ध्यान में रखना है, अमेरिका का संविधान कठोर है क्योंकि फ्रेंड्स वहाँ पे विशेष बहुमत के आधार पे ही संविधान में संशोधन किए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स हमारे संविधान में क्या है, हमारे संविधान में संशोधन करने का अधिकार यहाँ पे संसद को है, अनुच्छेद 368 के तहत। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है साथ साथ में। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। फ्रेंड्स अभी मैंने आपको बताया भाग, अनुसूची और अनुच्छेद ये हमारे संविधान के अंग हैं, हमारे संविधान के पार्ट हैं। तो फ्रेंड्स बताइए जल्दी से, आपके पास 10 सेकंड का समय है। भाग 2, भाग 5, भाग 3 या फिर भाग 1, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, यानी कि ऐसा कौन सा भाग है जो नागरिकता को परिभाषित करता है कि भारत का नागरिक होने के लिए कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन सी परिस्थितियां हैं, तभी आप भारत के नागरिक हो सकते हैं। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये भाग दो में नागरिकता संबंधी प्रावधान है, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स भाग 1 कहा गया है, तो भाग 1 की बात करें तो ये संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण है। भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र और भाग 2 में नागरिकता संबंधी प्रावधान। और फ्रेंड्स भाग 3 अगर आपको ध्यान में रहता है तो ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकार भाग 3 में है मौलिक अधिकार, भाग 1 में संघ तथा राज्य क्षेत्र के बारे में विवरण और भाग 2 में है नागरिकता संबंधी, यानी कि भारत का नागरिक होने के लिए क्या क्या परिस्थितियाँ, क्या क्या कंडीशन होती हैं। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया। ऑप्शन नंबर ए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर बी 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1893 का भारत शासन अधिनियम, या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। ये हो सकता है कि बहुतों लोगों को ये क्लास कुछ डिफ़िकल्ट लगे, कुछ हार्ड लगे, लेकिन फ्रेंड्स ये देखना है, आपको सभी लोगों को देखना है ये क्लास। और फ्रेंड्स देरी से आई है ये क्लास, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। आप लोग समझते ही हैं कि वजह क्या है। मैं जब घर पे आया तो वो सारी वजह मैंने क्या करें, अब गार्जियन से बताना पड़ गया, तो कुछ बात है, कुछ प्रॉब्लम है, जिस वजह से ये वीडियो थोड़ा लेट आया। तो फ्रेंड्स जल्दी से आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। टाइम आउट फ्रेंड्स, सभी लोग ध्यान में रखें। यहाँ पे हमारा आंसर होगा 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए। फ्रेंड्स ये जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है ना, ये
अंग्रेज़ी सरकार के द्वारा अंग्रेज़ी कंपनी को अपने कंट्रोल में रखने के लिए, नियंत्रण में रखने के लिए लागू की थी। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान में रखना है, अंग्रेजी सरकार के द्वारा लागू किया गया पहला अधिनियम कौन है, तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बस इसकी यही विशेष, बहुत ज़्यादा विशेष बात यही है। और इसकी कमियों को दूर करने के लिए, बहुत सारी खामियां थी इसकी कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन इससे पहले वाली वीडियो में आ चुका है, करीबन 10 या 12 या 14 दिन पहले। जल्द से फ्रेंड्स इसका राइट आंसर बताएंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1773 का रेगुलेटिंग या फिर ऑप्शन बी 1784 का रेगुलेटिंग, या फिर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 1774 का रेगुलेटिंग एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर सी 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, या फिर ऑप्शन नंबर डी यह सभी। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करें। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया था। जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स, आपके पास केवल 6 सेकेंड, 5 4 3 और ये 2। फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स आपको ध्यान में रखना है कि जो कोलकाता में जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, 4 सदस्यीय नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई थी, वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। और ये 1773 के तहत 1774 में की गई थी। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो अधिनियम था, एक्ट था, 1773 ही था, और उस 1773 के तहत अंतर्गत 1774 में की गई थी। ये काफ़ी कॉन्सेप्चुअल बात है, जिस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि 1774 में नहीं की गई थी। आपसे यहाँ से अधिनियम पूछ रहा है, किस वर्ष किया गया था ये नहीं पूछ रहा है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आपको ध्यान में रखना है। हमारा अगला सवाल क्या है, देखते हैं। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी। ऑप्शन नंबर ए 1764, या फिर ऑप्शन बी 1762, या फिर ऑप्शन सी 1765, या फिर ऑप्शन नंबर डी 1869। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, आपके पास केवल 10 सेकेंड है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा, इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, जल्दी से बताइए फ्रेंड्स। और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। और मैं चाहता हूं कि उन लोगों को ज़्यादा जोड़ने की कोशिश कीजिए जो कि आर्मी की तैयारी करते हैं। तो फ्रेंड्स टाइम आउट, यहाँ पे आंसर 1765 होगा। आपको ध्यान में रखना है कि ये जो इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में हुई थी, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स साथ साथ में आपको ध्यान में रखना है कि जो ये 1869 ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया है 1869, ये जो है ये जन्म वर्ष है महात्मा गांधी का, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता जो कहलाते हैं उनका जन्म वर्ष है 1869। 2 अक्टूबर 1869 उनका पूरा जन्म वर्ष है महात्मा गांधी का। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था। लॉर्ड रिपन, या फिर ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड कैनिंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी हेक्टर मुनरो। फ्रेंड्स ये सवाल थोड़ा सा मैंने घुमा दिया है, आप लोग तो बराबर देखते ही होंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो ये तो आप लोग को पता ही होगा। मैं जानता हूँ, पता होगा आपको, लेकिन ये तो 1764 में हुआ था। नहीं पता तो आप जान लीजिए कि बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था, किसके निर्देशन में हुआ था, किसकी देखरेख में हुआ था। जैसे बताएंगे फ्रेंड्स, आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स आपके मुझे लगता है 10 सेकंड समाप्त हो चुके हैं। हेक्टर मुनरो आपको ध्यान में रखना है, ये हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में हुआ था बक्सर का युद्ध, जो कि 1764 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए। ऑप्शन नंबर ए वारेन हेस्टिंग्स, या फिर ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव, या फिर ऑप्शन सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, या फिर ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कैनिंग। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुए, केवल फ्रेंड्स आपके पास 10 सेकंड का समय, जल्दी से आंसर करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग करेंगे इसका आंसर। और सभी लोग फ्रेंड्स ये जय हिंद बोल के क्लास में अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्शाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा आंसर बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए, आपसे पूछा गया बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए। जब भी आपसे केवल गवर्नर पूछे तो आप कहेंगे कि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर हुए। लेकिन फ्रेंड्स ये जो हुआ, अब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, मैंने अभी आपको बताया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट जो अंग्रेजी सरकार ने अंग्रेजी कंपनी को कंट्रोल में रखने के लिए लागू किया था, इसके
इसी एक्ट के तहत क्या किया गया कि इस गवर्नर का पद अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी कि बंगाल का जो प्रमुख था उसे गवर्नर कहा जाता था, जबकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 73 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इस गवर्नर के पद को गवर्नर जनरल नाम दिया गया और इस पद पे लॉर्ड हेस्टिंग्स चुन के आए थे। फिलहाल फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि लॉर्ड क्लाइव इसका राइट आंसर होगा कि बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन हुए, तो आप कहेंगे रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है औरंगजेब का निधन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1707 AD। फ्रेंड्स AD का मतलब मैं आपको बतला दूं कि AD का मतलब ईस्वी होता है। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी होता है। AD का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। और फ्रेंड्स यहाँ पे पूछा गया कि औरंगजेब का निधन कब हुआ। ऑप्शन नंबर ए 1707 या फिर ऑप्शन नंबर बी 1557 या फिर ऑप्शन नंबर सी 1885 या फिर ऑप्शन नंबर डी 1919। फ्रेंड्स ये जो सारी तिथियाँ दी गई हैं इसको आपको सारी तिथियाँ आपको ध्यान में लाना है कि किस चीज़ की तिथि यहाँ पे दी गई है। तो पहले तो फ्रेंड्स इसका आंसर बताएंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है। औरंगजेब का निधन कब हुआ था, जल्द से करेंगे फ्रेंड्स। इसका आंसर क्या होगा, औरंगजेब का निधन कब हुआ था। केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1707 ईस्वी आपको ध्यान में रखना है कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। औरंगजेब का निधन 1707 ईस्वी में हो गया। और फ्रेंड्स इसी औरंगजेब के निधन के पश्चात से ही जो अंग्रेजी कंपनी थी इसने क्या किया कि भारत में अपनी ये राजनीति में भी अपने कदम रखने चाहे। 1707 ईस्वी के औरंगजेब के निधन के पश्चात इसमें हमारे भारत में कोई भी मुगल बादशाह नहीं हुए, तो उसमें क्या हुआ फिर उसके बाद अंग्रेज जो हमारी कंपनी में भारत में जो व्यापारी कंपनी थी अब क्या कर रही थी, वो व्यापार कर रही थी। लेकिन इसके औरंगजेब के निधन के पश्चात क्या हुआ कि वह अब राजनीति में भी अपना ये दबदबा बनाना चाहिए, इसके औरंगजेब के निधन के पश्चात, जो कि 1707 में हुआ। और फ्रेंड्स 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड आपको ध्यान में होगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जो कि अमृतसर में हुआ था। और फ्रेंड्स साथ ही साथ आपको ध्यान में रखना है कि 1557 ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है 1557, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि पलासी का युद्ध, यानी पलासी का युद्ध कब हुआ था, आपसे पूछा जा सकता है सवाल में पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो 1557 में पलासी का युद्ध हुआ था। आप ध्यान में रखेंगे कि 1557 में पलासी का युद्ध, 13 अप्रैल 1919 को ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, और 1885। फ्रेंड्स मुझे लगता है कि 1885 कहने की ज़रूरत नहीं है, सभी को याद ही होगा। और जिन लोगों को याद नहीं है याद कर लीजिए कि कांग्रेस का जो गठन हुआ था, कांग्रेस जो कि एक राजनीतिक पार्टी है, इसका गठन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। इस तिथि को भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स ये जो सारे मैं ऑप्शन बतला रहा हूँ ये सारा अपने आप में एक क्वेश्चन है, जिस वजह से चारों ऑप्शन को आपको ध्यान में रखना है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई या गठन हुआ उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी। फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा डीप हो गया, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको इसको भी ध्यान में रखना है। हो सकता है कहीं आ जाए एग्जाम में, तो 2 अंक तो आपके पक्के हो गए ना। चलिए देखते हैं इसका आंसर। फ्रेंड्स यहाँ पे आंसर ऑप्शन दिया गया है जॉर्ज एलिजाबेथ या फिर ऑप्शन बी एलिजाबेथ प्रथम या फिर ऑप्शन बी महारानी मेरी या फिर ऑप्शन नंबर डी महारानी मेहरुनिसा। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास 10 सेकंड का समय है और प्रत्येक क्वेश्चन में मैं 10 सेकंड का समय देता ही हूँ। और फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें मैंने आपसे उसमें सवाल पूछा है, आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना होगा, जो कि अब आने ही वाला है, आने को ही है। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स 10 सेकंड हो चुके हैं पूरे। आपको ध्यान में रखना है कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय जो ब्रिटेन की महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स यहीं से एक बात और आपको ध्यान में रखना है कि 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी, इस बात को भी आपको नोट कर लेना है। 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना या गठन हुआ था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल, तो ये तो सवाल मैंने अभी आपको बतला ही दिया, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर भी आपको ध्यान में रख लेना है, ये आपका एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन या स्थापना कब हुआ, तो आप कहेंगे 1600 ईस्वी। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। और चलिए फ्रेंड्स इसको डिस्कस करना बेकार है, क्योंकि मैंने अभी आपको बतला ही दिया। और जब इसका गठन हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी का गठन, उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी वो एलिजाबेथ प्रथम थी, जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा अगला सवाल।
तो फ्रेंड्स हमारा जो अगला सवाल है ये आपके लिए सवाल है। आपको बतलाना है कि बार किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब की या फिर ऑप्शन बी विद्युत विभव की या फिर ऑप्शन सी विद्युत तीव्रता की या फिर ऑप्शन डी दिए गए में से कोई नहीं, यानी कि इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स ये सवाल का आंसर आप सभी लोगों को देना है, ऐसा नहीं सोचना है कि किसी एक ने दे दिया तो मैं क्यों दूँ। सभी लोग इस सवाल का आंसर करेंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग जीके जीएस क्वेश्चन के साथ। और फ्रेंड्स सभी के लिए जो सूचना है मैं आपको बता दूं कि अब केवल कल को लेकर के केवल आपके पास 5 दिन ही बचे हैं, जिसका कि टेस्ट होने वाला है आपका 5वें दिन। तो फ्रेंड्स ये रिक्वेस्ट है मेरी सभी लोगों से कि जल्दी से जल्दी जो वीडियो है 40 वीडियो ऊपर से 40 वीडियो उसका रिवीजन जल्दी से जल्दी कर लें, ताकि टेस्ट में अच्छे अंक आपके आ जाएँ। क्योंकि फ्रेंड्स ये टेस्ट एग्ज़ाम ही आपको अपने आपकी कैपेसिटी से रूबरू करवाएगा, आपको अपनी क्षमता को आंकने का एक मौका देगा कि अभी तक में आपने जो पढ़ा है आपको कितनी बातें याद हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अगला सवाल। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 368 या फिर ऑप्शन बी अनुच्छेद 356 या फिर ऑप्शन सी अनुच्छेद 52 या फिर ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स आपके पास केवल 10 सेकंड है, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्य का, संवैधानिक तंत्र का मतलब होता है कि संविधान का खंडन कर रहा है कोई वैसा व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो मतलब संविधान को मान नहीं रहा है, बस इतना ही समझिए। तो उस समय राष्ट्रपति शासन लागू करने हेतु जो प्रावधान किए जाते हैं वो किस अनुच्छेद के तहत किए जाते हैं, ये आपको बताना है, जल्दी से बताएंगे। तो फ्रेंड्स टाइम आउट फ्रेंड्स, यहाँ पे आंसर हमारा होगा अनुच्छेद 356। आपको ध्यान में रखना है कि राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राज्यपाल राष्ट्रपति से अनुशंसा कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है अनुच्छेद 356 के तहत कि राज्य में ये राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए, इसको ध्यान में रखेंगे। और फ्रेंड्स अनुच्छेद 368 ये संवैधानिक संशोधन के बारे में जिक्र है अनुच्छेद 368 में। चलिए देखते हैं। लेकिन फ्रेंड्स अगले सवाल पे जाने से पहले मैं सोचता हूँ कि एक बात और रिवाइज करवा दूँ। जब यहाँ पे राज्यपाल की बात की गई है, राज्य की बात की गई है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राज्य का जो संवैधानिक प्रमुख के तौर पे जाना जाता है वो राज्यपाल को जाना जाता है, आपको इस बात को ध्यान में रखना है। और राज्यपाल की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है नियुक्त होने की, तो 35 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा है राज्यपाल के नियुक्त होने की, और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन बी राज्यपाल या फिर ऑप्शन सी राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। फ्रेंड्स केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएंगे। और फ्रेंड्स सभी लोग कोशिश करेंगे कि जल्दी जल्दी 40 वीडियो का रिविजन कर लें ताकि टेस्ट में अच्छे अंक आप ला सकें। चलिए फ्रेंड्स जल्दी से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। टाइम आउट फ्रेंड्स, टाइम आउट। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि राज्यपाल, मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो राज्यपाल दिलाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बतलाना है, आपको ये दूसरे सवाल के तौर पे आपको ध्यान में रखना है कि ये आपका दूसरा सवाल है। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति राज्यपाल करता है, मुख्यमंत्री नियुक्त होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या निर्धारित की गई है, आपको कमेंट करके इस सवाल का जवाब भी ज़रूर देना है। तो फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन बी प्रधानमंत्री या फिर ऑप्शन नंबर सी राज्यपाल या फिर ऑप्शन नंबर डी न्यायाधीश। फ्रेंड्स जल्दी से आंसर करेंगे, आपके पास केवल 10 सेकंड का समय है। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, जल्दी से बताएंगे फ्रेंड्स। मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है, केवल 10 सेकंड है आपके पास, जल्दी से बताएंगे किसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपका टाइम समाप्त हो गया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि राज्यपाल ही है जो मुख्यमंत्री को नियुक्त करने का काम करता है। और फ्रेंड्स चलिए देखते हैं हमारा अगला सवाल। और मैंने आपको कहा है फ्रेंड्स, आपको बताना है कि मुख्यमंत्री जो नियुक्त होता है उसकी न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, ये आपका दूसरा सवाल है, आपको कमेंट करके बतलाना है। और चलिए फ्रेंड्स हमारा अगला सवाल है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति या फिर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति या फिर ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश या फिर ऑप्शन नंबर डी मुख्यमंत्री। फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को तीसरे सवाल के तौर पे देना है, आपको बताना है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। फ्रेंड्स आप लोग प्रश्नों की संख्या दे सकते हैं, मैंने आपको कहा है वीडियो में, आप प्रश्नों की संख्या दे देंगे, मैं समझ जाऊंगा कि
क्या हो, कौन सा क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। आप प्रश्न संख्या 1, प्रश्न संख्या 2, प्रश्न संख्या 3 करके आंसर दे सकते हैं। तो आपको बतलाना है कमेंट करके कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, इसका आंसर क्या होगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स मुझे लगता है कि और वीडियो को ज़्यादा लंबा करना बेकार होगा, व्यर्थ होगा, क्योंकि आप लोग देख नहीं पाओगे पूरा वीडियो, जिस वजह से मैं वीडियो को यहीं पे स्थगित करता हूं। और फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।